हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और आज करने वाले हैं हम एक नया कंसेप्ट जिसमें स्टेट में से ना हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत खास हो जाता है। इसे बहुत ही इजी और कंसेप्ट के साथ चलेंगे जिससे कि आपके 1, 2 या 3 नंबर भी इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो उन 3 नंबर्स को हम सेव करके कैसे चल सकते हैं, इसमें से उन खास पॉइंट्स को भी देखेंगे जहाँ से आपकी ना 3 से 4 टेबल्स हैं। अगर पूरे चैप्टर के अंदर से 3 से 4 टेबल्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चंस आपके वहां से बन जाते हैं। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 1-2 क्वेश्चन आपका इधर उधर से जाता है तो आप उसे भी आराम से कर लें। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, सबसे पहले आपके पास मेटल और नॉन मेटल्स होती क्या है। मेटल्स आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। आयरन की कितनी भी चीजें होगी आपकी मेटल्स होती हैं। अपने आसपास जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, घरों में कितनी सारी चीजें हैं जो मेटल्स की होती हैं, जो थोड़ी चमकदार होती हैं। आपकी जो ज्वेलरी आप यूज करते हैं गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी मेटल्स हो जाती हैं। इसके अपोजिट जो होती है, इसकी जो बिल्कुल ही अपोजिट प्रॉपर्टी शो करती है वो नॉन मेटल्स होती है। जैसे आपकी गैसेज हो गई, एयर हो गई, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, वो उन्हें आप नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। कार्बन हो गया, वो नॉन मेटल्स होती है। ठीक है, तो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं उस टॉपिक को भी हम कवर करके चलेंगे। एक एक जो पॉइंट होगा ना आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं आपको एक एक कंसेप्ट वहीं से कराया जाएगा। सबसे पहले इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज को भी थोड़ा सा देखेंगे। कोरोजन आपका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अक्रेंस क्या होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो अक्रेंस से आपके बनते हैं। अक्रेंस के बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अलॉयज से बनते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अलॉयज एंड अक्रेंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। एक एक टेबल को देखेंगे जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखो बेसिक क्लासिफिकेशन आपका क्या हो जाता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का। जो मेटल्स होती है ना वो लस्ट्रस होती हैं, चमकदार होती हैं। जो आपका सोना है वो चमकता है, चांदी चमकती है। और आपकी जो लोहे की चीजें होती है, आयरन की चीजें होती हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में भी साइन होती है, ये चमकदार होती है। उसके अपोजिट देखते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती है। जैसे आपका कार्बन हो गया, उसमें कोई इतनी साइन नहीं होती, और भी जितनी आपकी नॉन मेटल्स हैं उनमें भी इतनी चमक नहीं होती। मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल डक्टाइल क्या होता है, जो एल्युमिनियम है उसकी फॉयल आप बना सकते हो तो वो मेलिएबल है। मेलिएबल मीन्स एक तरह से उसकी सीट बना सकते हैं। डक्टाइल मीन्स उससे लंबे तार बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर वगैरह के होते हैं, तो इनसे तार बनाए जा सकते हैं, सीट बनाई जा सकती है। जबकि आपकी जो नॉन मेटल्स है उनसे ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो टूट जाते हैं अगर ज्यादा उनमें। जैसे कोयला है, कोयले से आप तार वगैरह कुछ नहीं बना सकते, उसको स्ट्राइक कराओगे तो वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आपकी होती है सोनोरस। सोनोरस मतलब शोर मचाती है, आवाज करती है। जैसे बैल आपने देखी होगी मंदिर वगैरह जब आप जाते हो तो टन टन की आवाज, जब आपको मेटल में मेटल लगती है तो बहुत तेज से आवाज करती है, सोनोरस होती है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो सोनोरस की प्रॉपर्टीज आपकी शो नहीं करती हैं। उसके बाद देखो हार्ड होती हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। आपने देखा है जो मेल्टिंग बॉइलिंग वो लोहा जो होता है काफी आपको ना ज्यादा उसको गर्म करना पड़ता है, तब वो रेड होता है। रेड होने के बाद उसके शेप को आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो बॉइलिंग और उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना वो काफी हाई हो जाते हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होती है वो काफी सॉफ्ट होती हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो कम होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए कॉपर के वायर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि ये गुड कंडक्टर्स होती है, तो हीट को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। बट इसके अपोजिट में जो होती है ना नॉन मेटल्स, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के एक्सेप्शंस को भी पढ़ेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है बट आपकी अदर नहीं करती है। उसके बाद है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली जो होती है सॉलिड इन फॉर्म होती है, लोहा वगैरह आपका, और ये आपकी सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। और जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो आपकी ब्रोमीन मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको नोट किया गया है। उसके बाद देखो पॉजिटिव आयन बनाती है, कैटाइंस बनाती हैं, और जो आपकी नॉन मेटल्स है वो एनायन बनाती है। किस तरह बनाती है इन्हें हम कंप्लीट अच्छे से देखेंगे। उसके बाद देखो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके होते हैं एसिडिक इन नेचर। यहाँ से क्वेश्चंस आपके मोस्टली बनते हैं। अब इन चीज़ों को ना एक एक करके पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या होती हैं। सबसे पहले मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है एक तरह से चमक। अब चमक किसके अंदर होती है, आपका सोना हो गया, से AU से हम नोट करते हैं, AG से सिल्वर और कॉपर, तीनों में ही साइन होती है, आपने देखी है। उसके बाद देखो मेलिएबल होती है, जो आपकी
चांदी और जो सोना होता है इनकी भी सीट बनाई जाती है। एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम की भी आपकी फॉइल बनाई जाती है। उसके बाद डक्टिलिटी, लंबे तार बनाए जा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबे वायर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है इट्स मीन ये कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इनके अंदर किस तरह से होती है, कि कैसे एक गुड कंडक्टर्स होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद देखो सोनोरस, सोनोरस क्या होती है, ये आवाज़ करती हैं, बेल वगैरह आप देख सकते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके होते ही हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होता है और कुछ आ जाते हैं एक्सेप्शंस। ये जो टेबल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो मोस्टली एक्सेप्शन से ही बनते हैं। और एक्सेप्शन में आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो आपकी मेटल्स होती है ना मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो होती है पारा जिसे बोलते हैं वो आपके थर्मोमीटर के अंदर होता है। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर नापते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, फीवर है कि नहीं, तो उसके लिक्विड फॉर्म में ना उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें भरा होता है मरकरी। जैसे ही वो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलाने के ऊपर वो लाइन सी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी रेड कलर की, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो मोस्टली मेटल्स तो आपके सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बट कुछ आपके लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कौन है, मरकरी। ये एक्सेप्शन है, यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट, हमने देखा कि जो मेटल्स होती हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बट आपके पास ना 2 मेटल्स ऐसी होती है, गैलियम एंड सीजियम, जिनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं कि आप उन्हें हथेली पे भी रखोगे ना तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर हमारी हथेली का होता है, थोड़ी सी हीट हमारी हथेली के अंदर होती है, तो उसी में वो भाप बन के उड़ जाती हैं। मीन्स कैसे याद रखोगे, जो गल के उड़ जाती हैं तो वो क्या होती हैं, हमारी हथेली पे भी गल के उड़ जाती है, गैलियम एंड सीजियम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके पास हो जाते हैं। उसके पास देखा हमने मेटल्स जो होती है ना मोस्टली हार्ड होते हैं, यही हमने देखा है। बट जो सोडियम और पोटेशियम है दोनों ही ऐसी है कि उन्हें आप चाकू से भी काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल उन्हें दबाओगे ना तो वो दब भी जाते हैं। और उन्हें केरोसिन ऑयल में आपको सेव करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फटाफट से ब्लास्ट हो जाती हैं, फटक जाती हैं। तो वो क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम होती है। तो इन्हें कैसे याद रखोगे, नाइफ से जो कट हो सकती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो कैसे आप याद रखोगे, कैसे पोटेशियम है और नाइफ में Ni आ रहा, वहाँ से आप याद रखोगे सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी मोस्टली क्या होती है, हाई होती है। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी कंडक्टिविटी पुअर होती है। जो नॉन मेटल्स है उनकी कंडक्टिविटी पुअर है, जैसे आपकी हवा होगी। बट एक ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को याद रखोगे। ग्रेफाइट आपका कहाँ होता है, जो पेंसिल की निब वगैरह होती है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, वो गुड कंडक्टर होता है। अदरवाइज सारी ही आपकी जो नॉन मेटल्स होती है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। कभी आपने जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सिंगल कंबल होता है ना उसमें आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप ना पतले पतले 2 कंबल ले लो तो उनके बीच में ना एक हवा की लेयर बन जाती है जो हीट को ना आपके ऊपर नहीं जाने देगी, वहीं पे आप सेव कर देती है। वो गुड कंडक्टर नहीं होती, बैड कंडक्टर होती है। इसलिए क्या होती है ना, अगर आप एक मोटा कंबल लोगे या हल्के 2 कंबल लोगे तो हल्के 2 कंबल में आपको कम ठंड लगेगी, मोटे कंबल में आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें ना बीच में एयर की एक लेयर बन जाती है जो गुड कंडक्टर नहीं होती हीट की, तो क्या करती है, आपको गर्म आपकी बॉडी को रखती है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स हो जाती है, बट आपका ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स जो होती है मोस्टली सॉलिड और गैस फॉर्म में होती हैं, बट ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलती है। तो इसे कैसे याद रखोगे, ब्रोमीन, बियर जो होती है ना, बियर लोग बियर पीते हैं, तो बियर जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ऐसे याद रखोगे ब्रोमीन आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर आपकी सारी सॉलिड और गैस फॉर्म में होती है। उसके बाद देखो चमक जो होती है, जनरली आपकी नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, बट जो आपके पास आयोडीन है ना, आयोडीन के अंदर आपके पास चमक होती है, ये चमकती है। तो इसे कैसे याद रखोगे, आई मीन्स खुद को कंसीडर करोगे, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे दूसरे लोग भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। आपके हमेशा मुंह पे क्या होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। तो आप खुद को क्या पाओगे, लस्टर, चमकदार। तो आप खुद को, अब अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप क्या करोगे, साइन करोगे। तो इसी से आप याद रखोगे कि I2 जो आयोडीन होती है वो क्या होती है, चमकदार आपकी हो जाती है। तो आयोडीन आपकी क्या
क्या होती है, शाइनिंग होती है। अदर नॉन मेटल्स आपकी इतनी शाइनिंग नहीं होती। उसके बाद देखो डेंसिटी जो होती है, मोस्टली जो मेटल होती है ना वो हैवी सी होती है, तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो भी हाई होगी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। बस आपके जो सोडियम और पोटेशियम है, फिर से एक्सेप्शन में आ गए, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। इनकी डेंसिटी ये क्या करती है, फ्लोट कर सकती है वाटर के ऊपर, इतनी ये हल्की होती है। ठीक है, अगर जो लोहा वगैरह है उसका नेल पानी में डालोगे तो नीचे फटाक से डिप हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो फ्लोट करती है, ऊपर से तैरती रहती है, तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद देखो इनकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे और ये बेसिक इन नेचर होंगे। उसके बाद देखो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक तो आपका क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाती है एक तरह से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और H2 गैस इनमें से रिमूव आउट हो जाती है। उसके बाद एसिड्स के साथ ये सॉल्ट बनाती है और H2 इनमें से रिमूव होता है। ये सारी चीज़ें एसिड बेस में भी हमने देखी हैं। अदर मेटल के साथ ये क्या करेंगी, उनको डिस्प्लेसमेंट एक तरह से ये दिखाती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा के खुद उसकी पोजीशन गेन कर लेती है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। और Cl2 के साथ ये क्या करती है, NaCl जैसे फॉर्म करती है तो उसके साल्ट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो आपको लर्न होनी चाहिए। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है सबसे पहले उसमें क्या आती है, सोडियम और पोटेशियम आती है, उसके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी आती है। तो हम देखेंगे जो सबसे पहले होती है हमारी सोडियम और पोटेशियम होती है, ये कैचेस फायर, कोल्ड वाटर के साथ भी आग पकड़ लेती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसके बाद देखेंगे कैल्शियम जो होती है ना वो कोल्ड वाटर के साथ थोड़ा रिएक्ट कर सकती है। उसके बाद जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो नहीं करती बट हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक एंड Fe जो बीच में आती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ये आपकी क्या कर सकती है, स्टीम के साथ थोड़ा रिएक्ट कर सकती हैं तीनों ही। उसके बाद Pb और Cu जो आपकी होती है वो ना हॉट वाटर के साथ करती है, ना कोल्ड वाटर के साथ करती है और ना ही स्टीम के साथ करती है। ये किसके साथ करती है, डाइल्यूट HCl वगैरह के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास जो क्वेश्चन है वो आता है कि जो आपकी आयरन है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपका किसका फॉर्मेशन करती है, Fe3O4 प्लस में 4H2। ये इंडस्ट्री वगैरह में भी आपका यूज होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, जनरल रूल आपका क्या होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका क्या बनता है कि आपके पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी आप सीरीज आपने पढ़ी है, पोटेशियम, सोडियम सबसे पहले यही होती है, कैल्शियम, उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आगे भी होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें देखो जो हाइड्रोजन है एसिड के केस में जब हम देखते हैं HCl वगैरह के साथ तो रेफरेंस में हम H को लेके चलते हैं, तो इससे जो पहली है ना वो तो H को हटा देती है, बट जो कॉपर है वो H को रिमूव नहीं कर पाती। वो क्यों रिमूव नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो H से कम हो जाती है, तो ये H को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाती है। तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि ये इसको रिमूव नहीं कर पाती है। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि आपको 3, तो यहाँ से उठा के कोई भी दे देगा कि इसमें से 3 आपके पास ये हैं और एक कॉपर डाल देगा कि इनमें से एसिड के साथ या HCl के साथ कौन सी रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्या होता है आपका, उसमें आंसर आता है हमेशा कॉपर, क्योंकि कॉपर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाती है। तो इस तरह से आपका बनेगा। अब इसमें देखो Mg के साथ दे रखा है कि Mg के साथ HCl की अगर रिएक्शन हम कराते हैं तो ये तो आपका Mg जो है मोर रिएक्टिव है, Mg आपका यहाँ होता है तो H से मोर रिएक्टिव है, तो H को हटा के ये क्या कर जाएगी, Cl2 के साथ खुद कंबाइन हो जाती है और H2 को क्या कर देती है, रिमूव आउट कर देती है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी जो रेट होता है, तो Mg का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, जिंक, Fe और कॉपर जो होता है ना वो रिएक्शन आपका नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है, उसका रीज़न होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में H के बाद जाता है, इस वजह से वो कभी भी आपका रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका आया है कॉपर क्यों नहीं देता है। उसके बाद देखो
एक्वा रीजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका हो जाता है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, आपने देखा कि ये तो दोनों तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ स्टीम के साथ करती हैं और कुछ डाइल्यूट HCl के साथ करती हैं बाद वाली, और जो लास्ट वाली है वो डाइल्यूट HCl के साथ भी नहीं करती, और जो गोल्ड है वो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल लास्ट में आता है। तो गोल्ड जो होता है ना वो आपके ना तो डाइल्यूट के साथ करता है ना वाटर के साथ करता है। देखा होगा आपके गोल्ड की जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना वो इजीली खराब आपकी नहीं होती है, कोरोड नहीं होती है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्वा रीजिया एक केमिकल एक तरह से फॉर्म करना होता है, जिसमें एक्वा रीजिया में क्या होता है आपका HCl, HCl और HNO3 दो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिलाने होते हैं। और किस रेशियो में मिलाने होते हैं, 3:1 में आपको मिलाने होते हैं, तब जाके गोल्ड उसमें रिएक्ट करता है, वो इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आपको एक्वा रीजिया में कैसे याद रखोगे, इसके अंदर ना कितने सिंबल्स हैं, H1 C और L 3 सिंबल्स हैं। तो ये किस में होगा, HCl आपका 3 रेशियो में होता है और HNO3 ये होता है आपका 1 रेशियो में। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आप फॉर्मूला फॉर्म करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ 3 आपका HCl जिसमें 3 है वो 3 इसके साथ जाएगा, और HCl का जो 1 कोफिशिएंट है वो HNO3 के साथ जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि एक्वा रीजिया में रेशियो कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन बनता है। तो एक्वा रीजिया में जो रेशियो होता है 3:1 होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो लास्ट वाली मेटल्स आती हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है। तो ये गोल्ड वगैरह के लिए, प्लेटिनम वगैरह के लिए यूज होता है। उसके बाद देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज में से जहाँ से आपके PYQs मोस्टली बनते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये आपके क्या कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, बट जो बीच में है ये कोल्ड वाटर के साथ आपकी नहीं होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव इन्हें बोल सकते हैं, स्टीम वगैरह के साथ ज़्यादातर रिएक्ट करती है। उसके बाद PB जो हो गया, PB लेस रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट विद हॉट एसिड्स, हॉट एसिड्स के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराओगे तो भी कम होगा। H2 को रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि आप जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, एसिड में H तो होता ही है, तो H के साथ तो आप इसे कैसे रिएक्ट कराओगे, तो H तो आपका रेफरेंस लिया जाता है। कॉपर जो होता है, कॉपर H से कम रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, नो रिएक्शन विद एसिड्स नहीं देगा। उसके बाद Hg और Ag जो होते हैं ये आपके एयर के अंदर रिएक्ट करके ना H2S जो एयर के अंदर होती है, जैसे आपका ना सिल्वर हो गया तो Ag2S बना लेता है। Ag2S क्या है, जो एयर के अंदर H2S है उसके साथ Ag ने रिएक्ट करके Ag2S बना लिया। तो आपकी जो चांदी की पायल वगैरह होती है ना, ये आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद काली सी पड़ जाती है, तो ब्लैक कोटिंग इनके ऊपर हो जाती है, वो आपकी एयर में H2S के रिएक्शन के साथ होती है। बट गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ना वो आपकी खराब नहीं होती है। तो क्या रीजन होता है कि आपकी सिल्वर जो होती है ना वो तो H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S बना लेती है, बट गोल्ड नहीं बनाता है। तो प्लेटिनम या गोल्ड की जो ज्वेलरी बनाई जाती है ये इनर्ट मोस्टली होती हैं, और ये एक्वा रीजिया के साथ ही रिएक्ट करती है, बाकी किसी भी चीज़ के साथ एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ से खराब नहीं होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके क्या हो जाते हैं, फिजिकल स्टेट्स। मोस्टली आपकी जो फिजिकल सॉलिड आपके जो मिलते हैं ये मिलते हैं, लिक्विड में आपका ब्रोमीन मिलता है, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद लस्ट्रस आपने देख लिया, मोस्टली नॉन मेटल्स का केस हम देख रहे हैं। नॉन मेटल्स जो हैं हमारी मोस्टली आपकी क्या होती है, नॉन लस्ट्रस होती है, बट आयोडीन आपकी थोड़ी चमकदार होती है। उसके बाद कंडक्टिविटी हमने देखा कि सब कंडक्टर नहीं होती अच्छे से, ग्रेफाइट ही आपका कंडक्टर होता है जो एक गुड कंडक्टर है। हार्डनेस इनमें कम होती है, ये मोस्टली कैसी होती है, टूट जाती हैं थोड़े से उससे ही, बट जो डायमंड है ना उसमें थोड़ी सी आपकी क्या होती है, हार्डनेस होती है। एलोट्रॉप है ये कार्बन का, इसे कार्बोनाइज्ड कंपाउंड में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी देखेंगे कार्बन की 3 फॉर्म्स होती हैं आपकी, फुलरीन होती है, डायमंड होता है और आपका ग्रेफाइट होता है। तो कार्बन की 3 फॉर्म है, और कार्बन है क्या आपका नॉन मेटल है, तो इसका एक फॉर्म जो ग्रेफाइट है वो तो अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। क्यों होता है ये उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हार्डनेस है वो आपकी डायमंड में होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये भी कार्बन का ही पार्ट है, बट ये नॉन मेटल है, तो एक्सेप्शन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेंगे, H2Cl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो HCl या 2NH3 का फॉर्मेशन करती है, मीन्स एक तरह से कोवलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये हमने देखा था कि जो मेटल्स होती है ना वो लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये प्लस आइंस बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। ये अभी हमने देखा था किस तरह से बनाती है। जैसे देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 11 को है जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कितना होता है 281। ये हमने देखा कि ये तीनों ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं KLM में 1। तो इसे 7 कोई देना नहीं चाहता तो इससे क्या करते हैं कि एक ही निकलवा देते हैं कि रिमूव हो जाएगा, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है और दे के ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका कैटाइन। एक तरह से Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, इसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन एक तो हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और साथ के साथ अगर इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो रहे हैं उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। उसके बाद देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। इसका जो हम सेल्स में इसका वो देखते हैं KLM सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कितना हो जाता है 287। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना नहीं चाहता है कि इसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और ये स्टेबल हो जाए। जब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहता है तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बनाते हैं, एनाइंस। अब जो क्लोरीन है वो आपकी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स क्या बनाती हैं, एनाइन, और जो मेटल्स हैं वो आपकी क्या बनाती हैं, कैटाइन्स। इस तरह से आपके कैटाइन एंड एनाइन के फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब ये चीज़ देखेंगे। आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाएं, जैसे Na+ और Cl-। ये आयंस कैटाइन एंड एनाइन में ब्रेक हो सकता है, तो इसे बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। ऐसे ही आपका MgO है, तो इसे आप कैसे ब्रेक करोगे, Mg2+ NO2 2-। इस तरह से आयनिक कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, इनके एक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना एक कंपाउंड के आयनिक के, वो ज़्यादा होते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मोस्टली आपके जो आयंस होते हैं इनमें फ्री होते हैं। तो एक तो ये सॉल्युबिलिटी इनकी हाई हो जाती है, कंडक्टिविटी भी इनकी एक तरह से हाई हो जाती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी या किसी को भी पास कराने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री आयंस चाहिए। जब फ्री आयंस किसी को मिलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत तेज़ी से कंडक्ट हो सकती है। तो एक गुड कंडक्टर्स भी होते हैं, बट ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, फ्री आयंस नहीं होंगे। फ्री आयंस जब इन्हें नहीं मिलेंगे तो अच्छे से कंडक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड के केस में नहीं करते हैं, बट मोल्टन मीन्स अगर इन्हें एक्वस बना दिया जाए थोड़ा सा तो ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी को अच्छे से शो कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्रिस्टलाइन आपके क्या होते हैं, हार्ड बट ब्राइटर सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टल लेटिस। ब्राइटल होते हैं और क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जहाँ से PYQs बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ना अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब अक्रेंस ऑफ मेटल्स आपका क्या हो जाता है, अक्रेंस ये जो टेबल है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल्स आपका क्या होता है, देखो जो मेटल्स होती है ना वो अर्थ क्रस्ट में मिलती है, और अर्थ क्रस्ट में वो किसकी फॉर्म में मिलती है, मिनरल्स की फॉर्म में मिलती है। आपके पास अर्थ क्रस्ट के अंदर ना मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स में से फिर उसके बाद वो किसी न किसी के साथ एडअप होकर मिलती है, तो उन्हें फिर उन चीज़ों से हटा के बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो मिनरल है कि वो मिनरल की फॉर्म में मिलती है। अब मिनरल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब मिनरल में से भी ना कुछ चीज़ें निकाल ली जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम, अब मिनरल तो बहुत सारे ही मिनरल हैं, बस मिनरल में से भी ना कुछ चीज़ों को हमने सिलेक्ट कर लिया कि एल्युमिनियम किन किन में से मिल सकती है। जैसे 3 से 4 चीज़ हमने देख ली कि 3 से 4 मिनरल्स के अंदर एल्युमिनियम मिल रही है, तो वो 3 से 4 जो मिनरल्स हैं ना उनका स्पेसिफिक नाम दे दिया ओर, कि ये ना एल्युमिनियम के ओर हैं। इन मिनरल्स में से ये कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस हैं जिन्हें ओर बोल रहे हैं, ये इनमें से एल्युमिनियम मिलेगी। 3 से 4 आपने अलग सेपरेट कर दिए कि ये जो ओर्स हैं ना ये आपके आयरन के हैं, इनसे आयरन मिलेगा। तो मिनरल तो ओवरऑल कंसेप्ट हो गया, और उसके अंदर से एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जिसमें से एक मेटल आपकी मोस्टली निकाली जाती है। अब इस ओर में से ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। देखो मिनरल आपके क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विद मेटल इन एनी फॉर्म। और क्या होते हैं, मिनरल्स
फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिसमें से मोस्टली आपकी मेटल निकाली जाती है वो स्पेसिफिक उस चीज़ का ओर हो जाता है। और जैसे मेटल है आपकी एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम आपको ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, बॉक्साइट के फॉर्म में मिलेगी। ये इसके ओर का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस फॉर्म में मिलता है आपको? Al2O3 × 2H2O के फॉर्म में मिलता है। तो ये आपके ना बॉक्साइट जो हो जाता है बहुत खास है, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका बॉक्साइट जो है किसका ओर है। तो ये जो है एल्यूमिनियम का ओर है और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है Al2O3 × 2H2O है। तो इसे कैसे याद रखोगे? ए बी कितने नंबर्स हैं आपके पास? 2 नंबर्स हैं, ए और बी। इसको कैसे याद रखोगे? ए से आपका एल्यूमिनियम का ओर है और बी से आप याद रखोगे बॉक्साइट इसका नाम है और 2 से याद रखोगे इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखोगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इसका जो फॉर्मूला एल्युमिनियम के केस में है तो यहाँ भी Al2O3 इसका हो जाता है। तो ये बॉक्साइट है। उसके बाद देखो आयरन, आयरन को किससे निकालते हैं हम? या तो हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है या मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 हो जाता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 हो जाता है। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर आपको मिलता है कॉपर पायराइट या कोपराइट के फॉर्म में। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला CuFeS2 एंड इसका हो जाता है Cu2O। इसे याद रखोगे क्योंकि इनमें से कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। जिंक जो है, जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलेगा या फिर कैलेमाइन की फॉर्म में मिलेगा। ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है वो ZnS होता है। कैलेमाइन हमेशा कार्बोनेट वाला फॉर्मूला होता है ZnCO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलेमाइन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि जिंक का जो कार्बोनेट ओर है वो आपका कौन सा है? कैलेमाइन है और उसमें ZnCO3 यूज होता है। उसके बाद देखो मरकरी जो होता है ना वो स्नेवार के फॉर्म में मिलता है। स्नेवार का फॉर्म जो है सल्फर की फॉर्म में है, ये HgS की फॉर्म में। उसके बाद जो लेड है वो गैलिना के फॉर्म में मिलता है और उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो PbS हो जाता है। उसके बाद जो सिल्वर है वो आर्गेंटाइट के फॉर्म में मिलता है Ag2S की फॉर्म में। और सोडियम को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा रॉक साल्ट के फॉर्म में, ये NaCl की फॉर्म में मोस्टली आपको मिलता है। तो ये सारे और हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये टेबल है। एक टेबल आपने पहले एक्सेप्शन वाली पढ़ी है जहाँ से मोस्टली PYQs बनते हैं। सेकंड जो टेबल है वो आपकी हो जाती है और वाली, इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप इसमें से बिल्कुल अच्छे से नोट करोगे, लिख के आप देखोगे एक एक फॉर्मूले को। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को उनके ओर से निकालने की जो टेक्निक है उसे ही हम मेटलर्जी बोलते हैं कि किस तरह से प्योर फॉर्म में, जैसे आपके पास बॉक्साइट के फॉर्म में एल्यूमिनियम मिलता है। अब एल्यूमिनियम के आप घरों में भी बहुत सारा यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन भी होते हैं, बहुत सारी आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उसे सबसे पहले तो प्योर करना होगा, एल्यूमिनियम के फॉर्म में निकालना होगा, फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसको प्योर करने की पूरी प्रोसेस को ही मेटलर्जी बोलेंगे। और आपका जो एक्सट्रैक्शन होगा वो किस तरह से होगा? देखो 3 तरह की आपकी मेटल्स होती है। एक तो बहुत हाईली रिएक्टिव होती है जो आपकी ऊपर वाली होती है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम वाली। उसके बाद कुछ बीच वाली होती है जो थोड़ी कम रिएक्टिव होती हैं, और जो नीचे वाली होती है ना, सबसे नीचे वाली, वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कम हो, नीचे सबसे लास्ट में आती है, तो उनकी रिएक्टिविटी आपकी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे आपने गोल्ड देखा वो ख़राब नहीं होता, उसकी रिएक्टिविटी आपकी काफ़ी कम होती है। तो इनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हाईली रिएक्टिव, बीच वाली, मिडिल वाली और सबसे लास्ट वाली। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बीच वाली पे, मिडिल वाली पे। अब वो क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो जो सबसे हाई वाली है, जैसे हाई जिनकी रिएक्टिविटी होती है, तो उन्हें ना हम इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं, उनकी मेटलर्जी करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। तो डायरेक्ट इसमें यूज हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। और जो लो वाली है ना, तो वो तो सेल्फ रिडक्शन से ही मिल जाती है, हीटिंग इन एयर अलोन। तो ये बहुत ईजिली आपकी, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव फॉर्म में मिलती है, सेपरेट मिलती है, तो इन्हें ज़्यादा मेटलर्जी की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, तो ये तो ईजिली आपकी रिमूव हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कम बनते हैं। बाकी आपका एल्यूमिनियम से यहाँ से पूछ लेता है कई बार कि एल्यूमिनियम को किससे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से निकालते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ से एक आधा आपका क्वेश्चन बनता है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो मिडिल जोन से बनता है कि जो मिडिल में है आपकी, जैसे जिंक हो गई, आपकी आयरन हो गई, लेड हो गई, तो इनका कंसेप्ट क्या होता है, ये किस तरह से आपकी सेपरेट की जाती है इनके ओर से। तो इनके लिए ना 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टिंग होता है और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। जिनके साथ ना सल्फाइड और
साथ में अटैच होता है उनके लिए रोस्टिंग यूज करते हैं, और जिसमें कार्बोनेट अटैच होता है उसमें कैल्सिनेशन यूज करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है, तो ऐसे याद रखना कार्बोनेट ओर। जैसे आपका ना जिंक है, ZnCO3 की अगर फॉर्म में है तो ये ZnCO3 की जब फॉर्म में होगा तो ये कार्बोनेट ओर है, कार्बन इसमें अटैच है, तो कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन से अलग करते हैं। कैल्सिनेशन सी से याद रखोगे, कार्बोनेट कैल्सिनेशन से अलग किया जाता है। और सल्फाइड जैसे आपका ZnS जिंक ब्लेंड ही हो गया, तो इसमें आपका सल्फर ऐड होके मिलता है आपको अर्थ क्रस्ट में, पर आपको तो जिंक चाहिए तो सल्फर को रिमूव आउट आपको करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग टेक्निक को अपनाते हैं। और रोस्टिंग कैसे याद रखोगे, रोस्टिंग में S आ रहा है तो S सल्फर के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग को यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके कैसे कैसे आते हैं। तो आपकी स्टेजेस क्या हो जाती है, सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, देन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाती है। देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है सबसे पहले स्टेप फर्स्ट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को समझ लेते हैं हम। रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है उन्हें बोलते हैं गैंग। जैसे आपके पास ना ZnS है, जिंक ब्लेंड की फॉर्म में ही मिलता है। अब हमें S तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ जिंक चाहिए जिसका हमें यूज करना है। अब जिंक जब हमें चाहिए तो S को हमें रिमूव आउट करना होगा, तो ये एक तरह से इसमें क्या है, ये हम इसे बोल सकते हैं गैंग इम्प्योरिटी है इसके अंदर, तो S को हमें रिमूव आउट करना है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर से अनवांटेड चीजें हमें हटानी है। मेथड डिपेंड ऑन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स वर्सेस गैंग। आपके जो ओर्स हैं या फिर गैंग है उसमें जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं उन्हें हमें रिमूव आउट करने को ही हम क्या बोलेंगे, एक तरह से कंसंट्रेशन बोलना है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या तरीका हो सकता है, हैंड पिकिंग हो सकता है। हैंड पिकिंग क्या होता है, हैंड से पिक करके हटा देना। जैसे आपके पास चावल है उसमें छोटे छोटे अगर स्टोन हैं तो आप चावल से स्टोन्स को हाथ से आराम से हटा सकते हैं, तो वो हैंड पिकिंग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैनुअल रिमूवल ऑफ लार्ज गैंग पीसेस। जो बड़े पीसेस हैं तो उनको आप इजीली हाथ से हटा सकते हैं, तो ये सब में आपका यूज नहीं होगा, कुछ चीज़ों में ही यूज होगा। उसके बाद होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप समझ सकते हो धो के एक तरह से साफ करना। मीन्स आप ना, जैसे आप क्या करोगे, चावल के अंदर छोटे छोटे अगर तिनके हैं तो उसे आप पानी उसमें डालोगे तो वो तिनके क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, हल्के होंगे, तो आप उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हो, नीचे वाला पोर्शन आपका यूजफुल हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, हैवी जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और गैंग जो होगा वो आपका वॉश्ड आउट हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज है, तिनके वगैरह हैं, जैसी भी चीजें हैं मेटल के साथ, तो वो आपके क्या हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं, वो पानी के साथ बह जाती हैं। तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हो जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आपका क्या होता है, इसमें ना दो व्हील्स लगाए जाते हैं, मैग्नेटिक चीजों के लिए यूज होता है, आयरन वगैरह के लिए। इसमें एक बेल्ट लगाई जाती है। अब यहाँ पे ना आपके ओर को डाल दिया जाता है जिसमें आयरन भी है और अदर इम्प्योरिटीज भी हैं। ये व्हील्स आपके रोटेट करते रहते हैं। तो पुली क्या करती है, ये जितना भी मटेरियल है इसके यहाँ आता है। अब देखो ये ना मैग्नेट की बनाई जाती है। जब ये मैग्नेट की होती है तो यहाँ तक ये आयरन को अपने साथ अटैच करके रखती है, क्योंकि आयरन को आपका क्या करता है, जो आपका आयरन होगा तो मैग्नेट उसे क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो मैग्नेट हो गई वो यहाँ तक तो इसे अट्रैक्ट करके रखेगी, यहाँ पे आयरन की चीज़ों को वो छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नेट है नहीं, तो यहाँ जैसे ही जाएगा आयरन यहाँ छूट जाएगा। बट जो आपके अदर इम्प्योरिटीज होंगी ना, तो वो तो इससे क्या नहीं होंगे, अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, तो वो तो यहीं पे गिर जाएंगी, पुली के यहाँ तक भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो जैसे यहाँ आएंगी तो यहीं पे गिर जाएंगी। बट आयरन की जो चीज़ें हैं वो इससे अट्रैक्ट होके यहाँ तक जाएंगे, यहाँ जाके गिरेंगे। इसका मतलब आयरन जो है यहाँ पे कलेक्ट होगा, और अदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आपकी इम्प्योरिटीज़ कहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयरन और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो इसमें Fe3O4 हो गया आपका, जो भी और है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन। अब फ्रोथ फ्लोटेशन आपका क्या होता है, फ्लोटेशन का मतलब एक तरह से क्या होता है, झाग बना देना। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ना मोस्टली ये सल्फर के केस में यूज होता है, सल्फाइड के जितने भी और होते हैं, पाइन ऑयल को यूज किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है ना, अच्छे से डिजोल्व कर लिया जाता है। तो आपके पास जो मेटल होती है ना वो हल्की होकर ऊपर आ जाती है, और सल्फाइड और आपके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक तरह से इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब है जो मेटल है वो ऊपर फ्रोथ के साथ आ जाती है, उसे सेपरेट कर लेते हैं, नीचे जो गैंग होगी वो सेपरेट आउट आपका हो जाएगा। उसके बाद हो जाती है लीचिंग।
लीचिंग से कैसे इन्हें सेपरेट आउट करते हैं हम। लीचिंग एक तरह से ना आप देख सकते हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं ना, तो चाय के अंदर जो पत्ती होती है उसका जो कलर होता है और टेस्ट होता है वो पानी के अंदर चला जाता है, और जो उसके जो बाकी प्रेसिपिटेट जो भी उसका बच गया उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं छलनी से छान के। तो उसका जो टेक्स्चर था, जो भी टेस्ट था, जो भी उसका कलर था, वो पानी के अंदर आ गया और बाकी चीज़ें जो वेस्ट है वो हट गई। तो इस तरह से हम लीचिंग बोल सकते हैं। लीचिंग में क्या होता है, ये जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ओर जो होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बॉक्साइट जो भी है आपका, सबसे पहले तो इसे एल्यूमिना की फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रिमूव आउट करते हैं, एल्यूमिना की फॉर्म में निकालते हैं इसे। एल्यूमिना बनाने के बाद इसमें क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। NaOH के साथ जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका क्या है, एक तरह से बेस है। तो ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है NaAlO2 प्लस में H2O। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इसमें से फिर एल्यूमिनियम निकालना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ऐसी आपकी होती है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो होता है, सबसे पहले इसमें ना आपका जो भी ओर है उसे ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड बनाएंगे, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करके, रिडक्शन करके उसे प्योर मेटल निकाल लेते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रोस्टिंग देखो कैसे होता है, जैसे आपके पास ना सल्फाइड ओर है, सबसे पहले इसे ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ZnO ऑक्सीजन की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया। जब इसे ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तब इसके बाद इसका क्या करते हैं, कार्बन वगैरह के साथ इसका रिडक्शन करा के Zn को हम अलग से निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये होता है आपकी रोस्टिंग। रोस्टिंग में आप याद रखोगे ये सल्फर के लिए यूज होता है, और रोस्टिंग में भी आपका S आता है, तो सल्फर के लिए हमेशा रोस्टिंग यूज की जाती है। उसके बाद देखो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, ZnCO3, ये आपका जिंक का ओर है, कैलेमाइन ZnCO3। इसको भी सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, ऑक्सीजन के साथ एडअप करके इसे क्या करोगे, Zn। इसमें ऑक्सीजन ना कम क्वांटिटी में यूज होती है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे कि इसे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, ये रिएक्शन अगर होती है तो ऑक्सीजन आपको मोस्टली ज़्यादा देनी पड़ती है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड ही कराओ, इसको आप डायरेक्टली कम, या तो बोल सकते हैं कि बहुत ही कम आपको ऑक्सीजन चाहिए, लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये आपकी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि लिमिटेड ऑक्सीजन किस में चाहिए होती है, कैल्सिनेशन के केस में चाहिए होती है। तो इसमें क्या होगा, पहले ऑक्साइड की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर इसे कार्बन के साथ आप क्या करोगे, इसे रिड्यूस करके जिंक में आप इसे सेपरेट आउट कर लोगे, और जिंक को हम किसी भी फॉर्म में फिर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। इसे ऐसे लेड का यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट और Fe2O3 जो आयरन का होता है किसी भी केस में करते हैं। मेनली आपका होता है कि पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करो, ऑक्साइड को रिड्यूस करना ईजी होता है, तो इसलिए फिर कार्बन के साथ रिडक्शन करके इसको क्या बना देते हैं हम, प्योर मेटल इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से याद रखोगे मोस्टली आपका सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है वो आपका किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर के लिए मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, स्मेल्टिंग जिसे बोलते हैं। रिडक्शन वाला जो स्टेप था जो आपने लास्ट में देखा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। पहले ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसे कार्बन के साथ रिड्यूस जो करना है, रिडक्शन जिसे बोलते हैं। जैसे हमने उसी में देख लिया था कि ZnO को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन के साथ रिड्यूस करके Zn प्लस में CO में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक तरह से स्मेल्टिंग बोलते हैं। अब इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो फ्लक्स और स्लैश, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। देखो आपने गैंग देख लिया, गैंग क्या होता है, एक तरह से इम्प्योरिटी उसके अंदर जो होती है वो आपका क्या होता है, गैंग होता है। अब गैंग के बाद देखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखो फ्लक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी ओर है, ओर के अंदर ना हमने कुछ मिला दिया, जैसे ना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने अगर उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो वो क्या करता है ना, गैंग के साथ रिएक्ट करके ना एक अलग ही प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे मान लो किसी के अंदर इम्प्योरिटी है SiO2 की, तो गैंग है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना गैंग के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लेता, उसे बोलते हैं स्लैश। फ्लक्स हमने अलग से डाला,
कोई भी जब हम मेल्टिंग का मेटलर्जी कर रहे हैं, मेटल को निकाल रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो उनमें से अलग से कुछ चीज़ डाली दी जाती है जो फ्लक्स होता है, और वो फ्लक्स उसमें जो इम्प्योरिटी है, गैंग है, उस गैंग के साथ एडअप हो जाता है और कुछ कंपाउंड बना लेता है। जैसे इसने CaSiO3 बना लिया, तो उसे बोलते हैं हम स्लैश। जो लास्ट में आपका जो कंपाउंड बना, और उस कंपाउंड को उसमें से हम अलग से सेपरेट आउट कर देंगे और मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये होता है फ्लक्स और स्लैश का कंसेप्ट। उसके बाद देखो हमारे पास एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉल-हेरलॉट प्रोसेस। देखो मोस्टली आती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम का आप सबसे पहले क्या करते हैं, एल्यूमिना के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जो बॉक्साइट से मोस्टली आपकी जो एल्यूमिनियम निकाली जाती है ना, बॉक्साइट ओर से ही निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो इसमें से आपने वाटर के मॉलिक्यूल को हटा रख दिया, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम से क्या बना दिया आपने, एल्यूमिना का फॉर्मेशन कर दिया। अब एल्यूमिनियम को आपको क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और आप 4Al + 3O2 के साथ एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में आप सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, इसमें अंदर ना एक क्रायोलाइट डाला जाता है। क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na3AlF6। ये क्रायोलाइट एल्युमिनियम की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, उसी में यूज किया जाता है। अब किस लिए यूज किया जाता है, एक तरह से कंपाउंड ही होता है। ये इसकी ना मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो देख सकते हो आप, इतने से आपका 950 के आसपास आ जाता है। और इसके अंदर CaF2 भी ऐड किया जाता है। और CaF2 क्यों ऐड किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कई बार, क्रायोलाइट इसमें क्यों डाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और क्या वो वर्क करता है। उसके बाद CaF2 क्यों ऐड किया जाता है, इसके कंडक्टिविटी को कम करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और इसमें जो कैथोड होती है, दो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो कैथोड और एनोड तो उसमें होंगी। तो इसमें क्या होगा, जो कैथोड होती है ना, कैथोड के ऊपर आपकी प्योर एल्युमिनियम कलेक्ट हो जाती है और उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो एनोड होती है, एनोड आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है और बर्न करती है CO2। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी एक तरह से रिमूव आउट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम कैथोड एंड एनोड पे बात करते हैं, तो कैथोड पे जो एल्युमिनियम है वो हमारी कैथोड पे हमें प्योर फॉर्म में मिलती है। उसके बाद देखो हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है। रिफाइनिंग होता है लास्ट वाला स्टेप कि हम उसे बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में हम कैसे कलेक्ट करेंगे। यूज फॉर प्योरीफाइंग Cu, Zn, Au, Ag एटसेट्रा, जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं। इम्प्योर मेटल्स एज एनोड, प्योर मेटल्स एज कैथोड, सॉल्ट ऑफ मेटल एज इलेक्ट्रोलाइट। ये देख लिया हमने कि जो रिफाइनिंग है उसमें जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर आपको प्योर मेटल मिलेगी और नॉन मेटल आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के फॉर्म में मिलती हैं। जैसे आपको एनोड पे क्या मिलेंगी, इम्प्योर चीज़ें मिलेंगी। कैथोड पे आपको मिलेगी जो प्योर चीज़ आपको कलेक्ट करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस, आप इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इनका एक तरह से ब्रेकअप हो इनका ब्रेक हो जाना। जैसे आपका क्या होते हैं H2SO4 है, तो ये आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और SO4 2 नेगेटिव साइंस में ये टूटते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना उसको इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी कंडक्ट करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर जैसे आपके पास HCl है, HCl इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, तो HCl और Cl नेगेटिव में आपका ब्रेक हो सकता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। मोस्टली हम H2SO4 को ही यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। उसके बाद देखो एनोड मड आपका क्या होता है, जो क्वेश्चन भी आपका आया है, एनोड मड आपका होता है एक तरह से इम्प्योरिटीज एनोड के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं, उसे ही हम बोलते हैं एनोड मड। और तो प्योर मेटल आपकी कहाँ मिलती है, कैथोड पे मिलती है। उसके बाद देखते हैं हम रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमारी रिएक्शंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग होती है ना मोस्टली हम कॉपर के केस में यूज करते हैं। कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में एक तो होती है आपकी कैथोड और एक होती है आपकी एनोड। जब इसे आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराते हैं, इसमें कॉपर जो होती है ना वो आपकी इम्प्योर फॉर्म में होती है, तो इम्प्योर फॉर्म में वो हम एनोड पे लेते हैं। जो एनोड जो होती है, एनोड आपकी होती है पॉजिटिव साइन के साथ, कैथोड होती है आपकी नेगेटिव साइन के साथ। अब इम्प्योर जो एनोड आपका वो है कॉपर, वो हमने इस फॉर्म में ली। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है,
तो जो कॉपर होती है ना, कॉपर आपकी प्योर फॉर्म में इस पर डिपॉजिट होने लगती है, CO2 पॉजिटिव करके ये सारी इस पर डिपॉजिट होने लगती है। और जो ये आपकी एनोड है, इसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे Ag वगैरह की, वो कहाँ कलेक्ट हो जाती है, आपके नीचे कलेक्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं एनोड मड, इसे बोला जाता है एनोड मड। और ये एक तरह से क्या होती हैं, इसमें से इम्प्योरिटीज होती हैं जो गोल्ड वगैरह होती हैं, जो आपके पानी में डिजॉल्व नहीं होती, तो ये एनोड मड की फॉर्म में नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। ये आपकी गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है कि जो एनोड मड होता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है, एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। और जो आपकी कॉपर है ना, वो आपकी कैथोड की फॉर्म में यहाँ पे मोटी होती चली जाती है। ये आपकी जो भी वो होती है, तो ये क्या होती है, यहाँ से एक तरह से आप देख सकते हैं कि कैथोड आपको प्योर फॉर्म में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके पास आपके पास क्या होता है, कॉपर किस फॉर्म में टूटता है आपका, CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना देता है, प्योर कॉपर बना देता है। और वो आपको कहाँ से मिलती है, कैथोड से मिलती है। इस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को भी अभी हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उसके बाद देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन आपको पता है, जैसे लोहे वगैरह की चीज़ें, जैसे मॉइस्चर या हवा मिल जाए तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उस पर एक लेयर सी चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, जिसे जंग लगना बोलते हैं। तो आयरन की चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, वही उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयरन रस्ट भी बोलते हैं। और आयरन रस्ट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू में XH2O आपका होता है। वैसे ही आपकी जो सिल्वर होती है, सिल्वर Ag होती है, आपकी चांदी की जो चीज़ें होती हैं आपने देखा होगा वो ब्लैक पड़ जाती हैं। तो किसकी वजह से होती है, एयर के अंदर H2S गैस होती है, उसके साथ रिएक्ट करके वो उस पर ब्लैक कोटिंग कर देती हैं। तो आपकी सिल्वर की चीज़ें भी खराब हो जाती है, वो भी आपका एक तरह से कोरोजन बोल सकते हैं। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर जो आप पूजा वगैरह के लिए घड़ी यूज़ करते हैं कॉपर की होती है, तो उसको ना काफ़ी टाइम तक अगर आप अच्छे से वॉश वगैरह करके नहीं रखते हैं तो उस पर ना ग्रीन कोटिंग स्टार्ट हो जाती है। बाहर एक लेयर ग्रीन डॉट डॉट सी स्टार्ट हो जाती है, अंदर भी उस पर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो एक तरह से उसका कोरोजन होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम की जो चीज़ें होती है ना, वो भी आपकी क्या हो जाती हैं, ये इनके ऊपर एल्यूमिनियम क्या होती है, एल्यूमिनियम के अंदर भी जो थिन लेयर होती है उनके ऊपर एक लग जाती है ऑक्साइड की, जो उसे प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे एक तरह से आप सीख सकते हैं। उसके बाद देखो इनका प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन कैसे इन्हें रोका जा सकता है जंग लगने से। जैसे लोहे की चीज़ें तो आप क्या करोगे, या तो उन पर पॉलिश कर सकते हो, ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, गैल्वेनाइजेशन में आपका क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में याद रखोगे जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। आपकी स्टील जो आपकी लोहे की चीज़ें होती है या स्टील की चीज़ें भी होती है, तो उस पर भी जिंक की एक कोटिंग आप एक तरह से बोल सकते हैं चढ़ा दी जाती है, जिससे वो आपकी उनकी जो लाइफ टाइम है ना वो लॉन्ग हो जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ें चलती हैं। तो आपके ये सारी चीज़ें हो जाती है। एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, एलॉय भी बना सकते हैं। जो एलॉय होते हैं ना, वो जैसे स्टेनलेस स्टील है, एलॉय क्या होता है, एलॉय को भी सभी को पढ़ेंगे किसके एलॉय क्या क्या होते हैं। तो एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, एलॉय इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि वो चीज़ें लंबे टाइम तक चले। जैसे कि आप लोहे की अगर कढ़ाई यूज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, बार बार साफ करके रखना पड़ता है, अदरवाइज उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। उसके अलावा अगर आप स्टील की चीज़ें यूज करते हैं या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं तो उनको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। तो उनसे हम क्या कर लेते हैं, लोहे की जो चीज़ होती है ना उसमें कुछ और चीज़ें मिक्स करके हम क्या बना लेते हैं, उसे बना लेते हैं एलॉय, जिससे वो लंबे समय तक चलें और उन्हें केयर करने की भी कम जरूरत पड़े। जैसे आप देखते हैं ना, वो नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है आपके पास, जो उन पर कोटिंग चला दी जाती है टेफ्लॉन की। अब वो टेफ्लॉन जो होता है ना, उसमें ज़्यादा ना तो आपको अच्छे से उन्हें वॉश करके रखना, ऐसे ही उनमें कुछ बनाए पानी से साफ करके रख सकते हैं, उसमें कुछ लगता भी नहीं है। तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, लाइफ के लिए ईजी हो जाती हैं। बट आपको पता है टेफ्लॉन की वजह से बहुत लोगों को कैंसर भी होता है, बट लोग उन्हें यूज करते हैं क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा इजी काम उनसे हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, देखो जो मोस्ट है आपका गैल्वेनाइजेशन, आपका क्या हो गया, जहाँ से गैल्वेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऐसे याद रख सकते हो कि जो जिससे कि वो चीज़ें गले ना खराब ना हो, तो इसलिए जिंक की कोटिंग उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है, वही आपका गैल्वेनाइजेशन होता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं कि आपके पास गैल्वेनाइजेशन कैसे कैसे आप यूज करते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो आपके एलॉयज, एलॉय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एलॉय आपने देख लिया, लाइफ टाइम को लॉन्ग करने के लिए एलॉय बनाए जाते हैं।
कई मेटल्स को आपस में मिक्सअप करके। अब ये आपके पास 2 टेबल आपने पहले देखी थी और ये आपकी है 3rd टेबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2024 के अंदर 3 क्वेश्चंस अकेले इसी टेबल से आए हैं, तो बहुत खास आपकी टेबल है, इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है। देखो सबसे पहले आपका ब्रास जो होता है उसमें कॉपर और जिंक को आप ऐड करते हैं, तब आपके क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह डेकोरेटिव आइटम्स इससे बनाए जाते हैं। तो आपका जो ब्रास होता है इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे बॉस चैलेंज जोन। तो इसको एक बार ऐसे ध्यान रख लोगे कि बॉस चैलेंज जोन, तो जोन जो आ रहा है तो वो जिंक यूज होता है और चैलेंज के लिए कॉपर, मीन्स आपके जो ब्रास है, ब्रास में कॉपर और जिंक यूज किए जाते हैं और दोनों कितने होते हैं, 70% एंड 30% के आसपास यूज होते हैं। उसके बाद देखो ब्रॉन्ज में आप कैसे याद रखोगे, ब्रॉन्ज में जब जिंक आपका ब्रास में यूज हो गया तो बचा क्या आपका टिन, तो टिन और कॉपर जो होते हैं वो ब्रॉन्ज में यूज होते हैं। उसके बाद सोल्डर से आप कैसे याद रखोगे, सुन ले, सोल्डर पे ऐसे करके बोलते हैं कि सुन ले, तो आप क्या बोलोगे, एसन से आपका टिन हो गया और ले से आपका लेड हो गया, तो सुन ले ये होता है आपका, तो सुन ले से आप याद रखोगे, टिन और लेड इसमें यूज होते हैं। उसके बाद देखो स्टेनलेस स्टील लोहे की चीज़ों के आसपास ही हम यूज करते हैं उनकी जगह पे, तो इसमें आयरन तो होता ही है, साथ में क्रोमियम और निकल को भी यूज करते हैं। उसके बाद डूरालुमिन को कैसे याद रखोगे, इसमें देखो Al से तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, Mn जो इसमें आ रहा है तो Mn से याद रखोगे मैग्नीज और मैग्नीशियम, Mn से, और Du की जगह आप पढ़ोगे Cu, तो इसमें साथ में होता है आपका कॉपर, इस तरह से याद रखोगे इसे। उसके बाद देखो मैग्नीलियम क्या होता है, इसमें Mag से याद रखोगे मैग्नीशियम यूज होता है, और एल्यूम से याद रखोगे एल्यूमिनियम यूज होता है, तो इसके नाम से ही इसे निकाल के चलोगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है। उसके बाद अमलगम जो होता है, अमलगम में मरकरी और अंदर कोई भी मेटल यूज कर ली जाती है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% प्योर गोल्ड होता है, बट उसे ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी बैंगल्स वगैरह अगर बना दी जाए तो वो काफ़ी जल्दी क्या हो जाती हैं। आप जैसे बैंगल यूज करते हैं ना, तो 22 कैरेट की यूज करते हैं, क्यों, उसमें कॉपर और गोल्ड वो सिल्वर मिला दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है टाइट। जैसे आपकी ज्वेलरी की बैंगल्स हैं तो ये क्या है, मुड़ेगी नहीं आपकी इजली, आप कैसे भी उतारो पहनो इसे यूज कर सकते हैं। तो ये 24 कैरेट की होती है, अदरवाइज अगर ऐसे 22 कैरेट की होते हैं, अगर ना 24 कैरेट की बना दी जाए ना तो ये क्या हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो ये आप जैसे ही उतारोगे ना तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 24 कैरेट का सोना कभी भी यूज नहीं करते ज्वेलरी में। कौन सा यूज करते हैं, 22 कैरेट का यूज करते हैं। उसमें क्या मिला देते हैं, कॉपर और सिल्वर वगैरह उसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि वो टाइट हो जाए। तो ज्वेलरी के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, 22 कैरेट का सोना यूज करते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप इसमें से लर्न करके चलोगे। नेक्स्ट आपके पास है वाई मेक एलॉयज क्यों बनाए जाते हैं, उसकी लाइफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए, उनको अच्छा लुक देने के लिए, और उनकी क्या हो जाता है, इजी यूज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑक्साइड्स, मेटल एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के आपके कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक मीन्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वो होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक के, दो ही याद रखोगे, जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। ऑल ऐसे याद रखो, एल्यूमिनियम जो है उससे कैसे याद रख सकते हो, ऑल मीन्स एसिड और बेस दोनों में ही रिएक्ट कर जाता है, तो वो एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम के साथ जो जिंदा है वो कैसे याद रखोगे, वो जिंक है। ठीक है, ये दो ही हैं आपके जो एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम ऑल के साथ जो जिंदा है मीन जिंक है, वो आप एम्फोटेरिक फॉर्म में होते हैं, Al2O3 और ZNO के फॉर्म में। जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जैसे CO, NO एंड H2O। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से करके चलोगे। एम्फोटेरिक की रिएक्शन भी आप देख सकते हो कि किस तरह से HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, और NOH के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है NCERT एक्टिविटीज से।
कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो डाइल्यूट HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर किस तरह से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, सोडियम किस तरह से वाटर के साथ कैच फायर कर लेता है, आयरन CuSO4 के साथ करता है, एसिन फ्लेम में करता है, MgO प्लस वाटर किस तरह से रिएक्शन होते हैं। एक बार इन रिएक्शन को जस्ट आप एक बार पढ़ सकते हो कि क्या होती है। उसके बाद देखो NCERT हाइलाइट्स हैं कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलती है, जो मेटल है वो एल्युमिनियम है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है। और नॉन मेटल क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जो सिनेवार होता है वो क्या होता है, मरकरी का ओर होता है। बॉक्साइट आपका जो PYQ आए हैं वो आपका होता है एल्युमिनियम का ओर। उसके बाद सोडियम स्टोरेज हम क्यों करते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होती है ना हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, तो इन्हें हम स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ जाएं और एकदम से आग ना पकड़ लें, इसलिए। आयरन पिलर जो है हमारा दिल्ली के अंदर है, जो अभी तक खराब नहीं हुआ है, वो किससे बना है, इस चीज को एक बार पढ़ सकते हो। एक्वा रिजी आपका क्या होता है, 3:1 में हम किस किस को आपके मिला के चलते हैं जिससे गोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाए। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होती है, और किस तरह से हम इन ओर को सेपरेट आउट करते हैं। ये सारी चीजें हमने एक बार देख ली। जस्ट ये 2-3 स्लाइड आपके पास, लास्ट वाली जो 2-3 स्लाइड है ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए हैं। पूरे चैप्टर को अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो 2-3 स्लाइड को अगर पढ़ लोगे तो ये मोर देन इनफ है आपके क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद देखो लास्ट में आपका क्या है, वही स्टेट के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एट ए ग्लेंस है कि आप एक तरह से सारे चैप्टर को ना पढ़ के इन 2-3 स्लाइड को भी पढ़ लेते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एलॉयज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, कौन कौन से एलॉयज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को एक बार आप जस्ट रीड आउट इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपके पास PYQs आ जाते हैं कि एस्टेट के अंदर आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इस चैप्टर से आए हैं। अभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या है, मैच करना है लिस्ट को फर्स्ट से सेकंड के साथ, कौन सा एलॉय बनाने के लिए क्या क्या मेटल हम यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आपका ब्रास दे रखा है, ब्रास के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं। देखो ब्रास जो होता है, ब्रास में हम क्या क्या यूज करते हैं। ब्रास के अंदर अभी हमने देखा बॉस चैलेंजर मीन्स कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक हमें किस में दे रखा है, हमें दे रखा है 4th पॉइंट में। उसके बाद A का 4th, तो ये 2 तो हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं। उसके बाद देखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन के साथ जाएगा। अगर जिंक आपका ब्रास में चला गया तो ब्रॉन्ज में आपका क्या जाएगा, ये आपका जाएगा टिन। तो आपका B किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ। B फर्स्ट के साथ दोनों में दे रखा है। उसके बाद ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन आपने क्या देखा था, एक तो Al आ रहा है, इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, Mn से आपने मैग्नीज और मैग्नीशियम देखा, और Du की जगह आपने देखा Cu। तो ये आपका किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। इसका मतलब C का फर्स्ट, C का कौन सा गया, C का गया सेकंड, तो C का सेकंड इसमें है, तो आंसर आपका B हो जाएगा। बाकी मैग्नीलियम भी देख लीजिए, इसमें क्या था, मैग्नीलियम, मैग्नीलियम में मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम के साथ आपका क्या था, एल्यूमिनियम था। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपका किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर किसकी वजह से, क्या बनने की वजह से खराब होता है, तो हमने देखा था Ag2S। Ag2S अगर इसमें बन जाता है, ये ब्लैक पड़ जाता है, तो काला किसकी वजह से पड़ती है, जो आपकी चांदी की पायल वगैरह होती है तो वो सिल्वर की वजह से बनती है। अब देखो इसके बाद क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट। बॉक्साइट आपको पूछ लिया, बॉक्साइट का फॉर्मूला आपने देखा AB3, सॉरी AB, इसका जो आपने देखा था, इसका जो ट्रिक थी AB2। अब ये AB2 2 ही लेटर हैं, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होगा वो बॉक्साइट होगा आपका, और उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके होंगे, और Al के साथ भी 2 ही आएगा। तो इससे आप कैसे बना सकते हो, Al2O3 इंटू में 2H2O, ये आपका बन जाएगा। इजिली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैच करना है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो एक्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे। एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आपका सबसे ऊपर आ रहा था, तो इन्हें हमने देखा था जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम सेपरेट करते हैं। तो ये क्या किसके साथ जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ जाएगा। तो फर्स्ट का A के साथ, फर्स्ट का A के साथ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है।
आयरन जो होता है, आयरन को ना हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस वाला कौन सा है आपका, डी है। इसका मतलब 2 जो है आपका डी के साथ है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है आपका विद रिडक्शन होता है। जिंक जो होता है, जिंक में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कोक, ये हमने देख लिया था। जिंक में जिंक कैलेमाइन हो, ZnCO3 है, तो हम इसे किस में ब्रेक करते हैं, पहले तो ऑक्साइड के फॉर्म में, फिर इसे कोक के साथ, आप कोक के साथ क्या करते हो, इसका रिडक्शन करते हो और इससे क्या बना लेते हो, जिंक बना लेते हो प्योर फॉर्म में। यही रिएक्शन थी आपके पास। तो ये कार्बन के साथ आप कोक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो कॉपर था, कॉपर का सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ये क्या है, इसका हो जाता है रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन से हम कॉपर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक। कार्बोनेट और जिंक के 2 ही ओर हमने देखे थे, एक जिंक सल्फाइड और एक जिंक CO3। ये कैलेमाइन था आपका, जो CO3 कार्बोनेट ओर था, यही आपको पूछा है कैलेमाइन वाला। तो आपका जो कार्बोनेट ओर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कैलेमाइन वाला। वो जिंक ब्लेंड है, अगर आप वो पूछता है तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एंड एडिशन सब्सटेंस इज एडेड टू व्हिच कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म ए। देखो इसमें हमने क्या देखा, CaCO3 देखा था, जो क्या था, फ्लक्स था, उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज करते हैं। वो गैंग के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, स्लेज बनाता है। वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्लेज का फॉर्मेशन करता है, और वो फ्लक्स होता है। एज ए फ्लक्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया था। वो गैंग के साथ सिलिका की जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज के साथ मिलके वो किसका फॉर्मेशन कर रहा था, स्लैग का। तो ये स्लैग हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं तो उसमें एनोड मड की फॉर्म में आपको क्या मिलता है। एनोड में हमेशा याद रखोगे एनोड, जिनकी हमें नीड नहीं होती वो मिलती है, मीन्स इम्प्योरिटीज मिलती है। अब इम्प्योरिटीज में हमने क्या देखा, इसमें गोल्ड दे रखा है, वो आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी इम्प्योरिटीज मिलती है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। तो इसमें गोल्ड दे रखा है ऑप्शन में, तो हम गोल्ड पे लगाएंगे कि एनोड मड की फॉर्म में आपको गोल्ड मिलता है जब कॉपर को प्योर करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या है, द केमिकल फॉर्मूला क्रायोलाइट। क्रायोलाइट आपको पता है एल्यूमिनियम के केस में आप यूज कर रहे थे। एल्यूमिनियम के केस में क्यों यूज कर रहे थे, आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्रायोलाइट को उसमें क्यों डिजॉल्व करते हैं। अब क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था, Na3Al(F6). इसमें आप कैसे याद रखोगे, 3 आलू के 6 फुलके, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसे, 3 आलू के 6 फुलके। तो आलू से आप कैसे याद रखोगे, आलू से आप याद रखोगे एल्यूमिनियम है, 3 सोडियम के आइटम्स हैं, और फुलके के लिए 6 फुलके याद रखोगे, तो F जो है आप 6 की फॉर्म में है। तो ऐसे याद रखोगे क्रायोलाइट का क्या यूज होता है, किस में ये यूज होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपका किस तरह से है, आपको पता है, आपने रिएक्टिविटी को अच्छे से लर्न कर लिया है। तो वो आपके पास क्या होती है, NaCa, फिर उसके बाद Mg, उसके बाद आपका क्या हो जाता है Al, यही होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो पोटेशियम इसमें दिया नहीं है, सोडियम दिया है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम दिया तो वो सेकंड नंबर पे आएगा, कैल्शियम नहीं दिया तो। उसके बाद देखो जिंक आएगा आपका, और जिंक के बाद आएगा आपका आयरन। तो रिएक्टिविटी सीरीज से इजिली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इस तरह से आप इसमें जाओगे। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को लास्ट में प्योर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम कोक यूज करते हैं। ये हमने बार बार पढ़ा है कि हम कार्बन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, कोक को यूज करते हैं। ये भी कार्बन के ही फॉर्म होते हैं सारे आपके। तो इसमें से सबसे ज्यादा आपका क्या यूज किया जाता है, एक तरह से कोक आपका यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। देखो, ए मेटल इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीशियम यूज की जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, मैग्नीशियम आपने देखा है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। ये आपने देखे है हॉट वाटर के साथ किसके साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट HCl के साथ वगैरह यूज कर रिएक्ट करती है।
तो ये जब ये इतनी रिएक्टिव मेटल है तो इसे जॉइनिंग में हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए ना एक एलॉय यूज़ किया जाता है जो आपका होता है सोल्डर। सोल्डर जो होता है ना उसे यूज़ करते हैं हम हमेशा वायर को कनेक्ट करने के लिए। और ये किसका एलॉय होता है? लेड और टिन का, इन दोनों का एलॉय होता है। इसे हम यूज़ करते हैं जॉइंट करने के लिए, मैग्नीशियम को कभी यूज़ नहीं करते। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हमारा क्या होता है? ए मेटल हुज ऑक्साइड सॉल्युबल बोथ एसिड्स एंड बेस। ये हमने जिंक देखा था कि और दोनों में कौन से एम्फोटेरिक होते हैं? वो ऑल और ऑल, सभी में जो जिंदा रहते हैं वो क्या थे? ऑल एंड जिंक, मीन्स एल्युमिनियम और जिंक। तो जिंक तो आपका एम्फोटेरिक होगा ही होगा। उसके बाद देखो ए मेटल अनरिएक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड। तो गोल्ड जो होती है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है और डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। ए मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एल्युमिनियम होती है जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से यूज होती है, वो अभी हमने डिटेल में देखे थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें आंसर जो होगा वो ए होगा। उसके बाद देखो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर किसका एलॉय है? ये लेड और टिन का एलॉय होता है। सुन ले, दोनों चीज़ें हम ट्रिक के साथ जाएंगे कि सुन ले में क्या होता है आपका, तो ये होता है। उसके बाद देखो इसमें क्या है? विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन आपको पूछ लिया तो इसमें क्या होगा आपका? जिंक। गैल्वेनाइजेशन में हमेशा याद रखोगे जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन, जेसन से आप ना यहाँ से भी देख सकते हो इसे, जेसन जैसे ही याद रखोगे तो आपको जिंक याद आ जाना चाहिए। जेसन इसी वर्ड के अंदर छिपा है जिंक, तो जिंक होगा। तो आज के लिए आपके क्वेश्चंस इतने ही हैं इस कंसेप्ट में। मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।